फ्रेंड, आपका फिर से एक बेयर मेयर चैनल में स्वागत है। आशा है आप सब फ्रेंड ठीक होंगे। हिंदी कहानी का नाम उड़ने वाला घोड़ा, दूसरा भाग। शहजादी ने कहा, आप मेरे पिता बंगाल के बादशाह का महल देखेंगे तो यह महल तुच्छ लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता से भेंट करें, वे आपसे बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे। फिरोज शाह को बादशाह का महल देखने में अभिलाषा हुई। शहजादी ने सोचा कि बादशाह जब ऐसे रूपवान और सजीले राजकुमार को देखेगा तो मेरा विवाह उसके साथ कर देगा। अपनी उत्कंठा के बावजूद फिरोज शाह कई दिनों तक बंगाल के बादशाह के पास न गया, क्योंकि उसका मन एक क्षण के लिए भी शहजादी का साथ छोड़ने का न होता था। शहजादी ने एक रोज फिर उस पर जोर दिया कि बादशाह से मुलाकात करो। फिरोज शाह ने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे मिलना चाहिए। दिक्कत सिर्फ यह है कि मेरे पास यहाँ ऐसा साज सामान नहीं जो कि बादशाह से भेंट करने वालों के पास होना चाहिए। मैं अगर इसी हालत में उनसे मिलूंगा तो वे मेरे वंश के बारे में जानकर खुश होंगे, किंतु मेरी साधारण वेशभूषा और रहन सहन से उनके मन में मेरे प्रति प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, और यह मैं नहीं चाहता। शहजादी ने कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ आपके देश के बहुत से व्यापारी रहते हैं। आप एक अलग मकान ले और अपने देश के प्रचलित साज सज्जा का सामान उन व्यापारियों से लेकर अपना मकान सजाएं। फिरोज शाह ने कहा, यह सुझाव आपने बहुत अच्छा दिया। अब मैं आपसे अपने मन की एक और उलझन कहता हूँ। मुझे इतने दिन हो गए अपने पिता का कोई समाचार नहीं मिला है। मेरे अचानक गायब हो जाने से वे कितने दुखी होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं मर ही न गए हों। अगर आप कुछ ख्याल न करें तो मैं एक बार अपने पिता से मिल आऊं और उनसे आपके साथ अपने विवाह की अनुमति लूं। शहजादी को फिरोज शाह की बातों में तथ्य तो मालूम हुआ, लेकिन उसने यह भी डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि फिरोज शाह अपने देश जाकर मुझे भूल जाए या किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाए, या उसे अपने माता पिता ही का प्रेम इतना अधिक हो जाए कि मेरे पास न आना चाहे। इसलिए उसने सोचा कि किसी प्रकार उसे कुछ दिन और अपने पास रखा जाए। हो सकता है कि इसका मुझसे इतना प्रेम बढ़ जाए कि यहाँ से जाने को इसका मन ही न करे। यह सोचकर उसने यह कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ और ठहर जाएं। फिरोज शाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया। शहजादी ने फिरोज शाह के लिए अपने यहाँ निवास का आकर्षण और बढ़ा दिया। उसने तरह तरह के मनोरंजन, खेलों और तमाशों का प्रबंध किया। शहजादा रोज ही महल के समीप के जंगल में जाकर शिकार खेलता था। भांति भांति के संगीत आदि से उसका मन बहलाया जाता और अपनी प्रेमिका शहजादी के सौंदर्य का आनंद तो उठाता ही था। इसलिए उसका मन वहां ऐसा रमा कि 2 महीनों तक घर की याद ही नहीं आई। लेकिन इसके बाद उसे अपने पिता का ध्यान आया और शहजादी से फारस जाने की बात कही। शहजादी यह सुनकर उदास हो गई। फिरोज शाह ने उसकी मनोदशा को समझा और कहा, सुनो शहजादी, यह तो अत्यंत अनुचित है कि मैं अपने माता पिता से हमेशा के लिए उनकी जानकारी के बगैर अलहदा हो जाऊं। लेकिन अगर तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं है और सोचती हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगा तो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारे पिता मेरे साथ चलने की अनुमति न देंगे। इसलिए रात को जब सभी नौकर और दास दासियां सो जाएं तो हम दोनों चुपचाप फारस की ओर रवाना हो जाएं। छत पर मेरा घोड़ा मौजूद ही है और अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं है। राजकुमारी को फिरोज शाह का वियोग असह्य था और वह भागने को तैयार हो गई। उस रात को दोनों छत पर गए। फिरोज शाह ने घोड़े का मुंह फारस की ओर किया और शहजादी को ले उड़ा। फारस पहुंचकर उसने सीधे अपने महल में जाना ठीक नहीं समझा। वह राजधानी से कुछ दूर देहात में बने राजमहल में उतरा। वहां शहजादी को छोड़ा और खुद शिराज के अपने महल की ओर माँ बाप को अपने आगमन की सूचना देने के लिए चला। उसने शहजादी को आश्वासन दिया कि 2-1 दिन ही में मैं वापस आ जाऊंगा। उसने देहाती महल में प्रबंधकों को आज्ञा दी कि मेरे लिए एक घोड़ा लाओ। साथ ही उसने कहा कि मेरे पीछे शहजादी का पूरा ख्याल रखना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। शहजादा घोड़े पर सवार होकर गांव से शिराज की ओर चला तो मार्ग में लोग उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उसकी कुशलता पूर्वक वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे।
फिरोज शाह राजमहल में पहुंचा तो वहां हर्षोल्लास की लहर आ गई। बादशाह बहुत देर तक उसे गले लगाए रोता रहा। फिर उसने पूछा कि इतने दिन कहाँ और किस तरह रहे। फिरोज शाह ने पूरी कहानी कही और शहजादी के सेवा सत्कार का वर्णन करने के बाद कहा, शहजादी मेरे साथ आई है और मैं उसे देहाती राजप्रसाद में छोड़ आया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे उससे विवाह करने की अनुमति दे देंगे। यह कहने के बाद शहजादा फिरोज शाह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। बादशाह ने उसे उठाकर सीने से लगाया और कहा, बेटे, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हें बंगाल की राजकुमारी को ब्याहने की अनुमति देता हूँ। मैं खुद देहात के महल में जाऊंगा और स्वागत सत्कार के साथ शहजादी को राजधानी में लाऊंगा। इसके बाद यहाँ के राजमहल में विवाह की सारी रीतियां संपन्न की जाएंगी। इसके बाद बादशाह ने आज्ञा दी कि शादियाने अर्थात हर्षसूचक बाजे बजाए जाएं। मेरी सवारी देहात के महल में जाने के लिए तैयार रहे और शहजादी को शिरोज के राजमहल में लाने के लिए शाही जुलूस की तैयारियां की जाएं। इसके साथ ही उसने बंदीगृह में पड़े हुए हिंदुस्तानी कारीगर को बुलाया और कहा, तेरे कारण मुझे इतने दिनों तक पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है। मेरे बेटे को भी परेशानी उठानी पड़ी। जी तो चाहता है कि तुझे मरवा डालूं, लेकिन पुत्र की वापसी पर तुझे छोड़ने का वादा कर चुका हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। तू मेरे देहात के महल से अपना मनहूस घोड़ा लेकर फौरन चला जा। हिंदुस्तानी कारीगर अच्छा कारीगर तो था, किंतु कुरूप और अधेड़ अवस्था का होने के साथ तबीयत का कमीना भी था। उसने बादशाह से नीचतापूर्ण बदला लिया। शहजादी के बारे में उसे समाचार मिल चुका था। वह यह भी जानता था कि जुलूस का प्रबंध हो जाने पर बादशाह खुद बंगाल की शहजादी को ले आएगा। वह बादशाह की सवारी के चलने के पहले ही गांव पहुंच गया। देहाती राजमहल के प्रबंधक से उसने कहा, बादशाह ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुरंत ही राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाकर शिराज के महल में पहुंच जाऊं। प्रबंधक ने उसकी बात का विश्वास कर लिया और राजकुमारी भी इस बात से खुश हुई कि जल्दी ही शहजादे फिरोज शाह के पास पहुंच जाऊंगी। वह तुरंत ही कपड़े ठीक ढंग से पहनकर राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गई। हिंदुस्तानी कारीगर ने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और उसके पीछे खुद बैठ गया और घोड़े को चलाने वाली खूंटी मोड़ दी। घोड़े को आकाश में ले जाकर उसने पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया। बादशाह देहाती महल से बंगाल की शहजादी को लाने के लिए तैयार होने लगा। फिरोज शाह ने चाहा कि बादशाह के वहां पहुंचने के पहले वहां जाकर शहजादी को बादशाह के आगमन की सूचना दे दे। इसलिए वह घोड़े पर बैठकर तेजी से देहात के राजमहल में पहुंचा। वहां प्रबंधक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, सरकार, उस हिंदुस्तानी कारीगर ने आकर कहा था कि बादशाह ने उसे शिराज के महल में पहुंचने की आज्ञा दी है। इस पर मैंने शहजादी को उसके साथ कर दिया और वह उसे यंत्र वाले घोड़े पर बिठाकर ले गया है। यह सुनकर शहजादा फिरोज शाह को अवर्णनीय दुख हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रबंधक और भी घबराया। कुछ ही देर में बादशाह की सवारी भी आई। उसने प्रबंधक से सारा हाल सुना और बहुत खींचा, क्योंकि सारी प्रजा में मशहूर हो गया था कि बादशाह खुद शहजादी को जुलूस के साथ शिराज ले जाएगा। वह फिरोज शाह की बेहोशी की परवाह किए बगैर शिराज वापस चल गया। कुछ देर बाद शहजादे को होश आया। प्रबंधक ने उसके पांवों पर गिरकर कहा, सरकार, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। आप इसके लिए जो भी दंड दे मैं खुशी से झेलूंगा। शहजादे ने कहा, तुमने धोखा खाया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, किंतु तुम मेरे लिए फकीरों जैसे वस्त्र ले आओ। वहीं पास में फकीरों का अखाड़ा था। प्रबंधक ने जाकर उनसे कहा, एक रईस को बादशाह मरवाने ही वाला है। रईस जान बचाकर भागना चाहता है। आप कृपया एक फकीरी बाना दे दे तो वह उसे पहनकर निकल जाए। अखाड़े के फकीरों को राजाज्ञा की चिंता न थी। उन्होंने दया करके उसे फकीरी बाना दे दिया। शहजादे ने उसे पहना, बहुमूल्य रत्नों और अशफियों से भरी हुई थैली उसमें छुपाई और शहजादी की तलाश में फकीर बनकर निकल पड़ा। उधर हिंदुस्तानी कारीगर शहजादी को लेकर उड़ता रहा और कुछ घंटों के उड़ने के बाद कश्मीर के राज्य में पहुंच गया। वह खुद भी भूखा था और उसे मालूम था कि शहजादी को भी भूख लगाई होगी, किंतु उसने शहर में उतरने के बजाय एक घने जंगल में घोड़े को उतारा।
वहां पर घने पेड़ों के कारण शीतलता थी। एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा था। कारीगर ने शहजादी को घोड़े के पास छोड़ा और पास के एक गांव में जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए चला गया। शहजादी स्वयं को उस कुरूप अधेड़ व्यक्ति के चंगुल में फंसा पाकर बहुत घबराई। उसकी इच्छा हुई कि भागकर उससे जान बचाए, किंतु न तो उसे रास्ता मालूम था और न पैदल चलने की आदत थी। वह भूख से निढाल भी हो रही थी। कुछ देर में कारीगर खाना लेकर आया। उसने खुद भी खाना खाया और शहजादी को भी खाने के लिए दिया। खा पी कर उसने शहजादी के साथ भोग की इच्छा प्रकट की। शहजादी ने घृणापूर्वक इनकार किया तो कारीगर ने उसे मारा पीटा और बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। शहजादी बड़े जोर से रोने लगी। कारीगर को इसकी परवाह नहीं थी, इसीलिए वह जंगल में उतरा था। संयोग से कश्मीर का बादशाह शिकार खेलने के बाद उधर से होकर गुजर रहा था। उसने और उसके दिलवालों ने स्त्रीकंठ का आर्तनाद सुना तो उस तरफ आए। उन लोगों ने कारीगर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ की यह स्त्री कौन है और क्यों रोए चली जा रही है? कारीगर ने बादशाह को न पहचाना। उसने कड़क कर कहा, यह मेरी पत्नी है। मेरे साथ यह हंसे या रोए, तुम लोगों को इससे क्या मतलब? शहजादी ने पूछने वाले के शाही रंग ढंग देखे और रोकर कहा, सरकार, आपको भगवान ने मेरी सम्मान रक्षा के लिए भेजा है। मैं बंगाल की राजकुमारी हूँ। मेरा विवाह फारस के शहजादे से होने वाला था। यह नीच कारीगर मुझे ले भागा है। कश्मीर के बादशाह को भी शहजादी का रूप और तौर तरीके देखकर उसकी बात का विश्वास हुआ। उसने एक आध बात और पूछी, फिर अपने साथियों को आज्ञा दी कि कारीगर का वध कर दो। दो आदमियों ने उसे पकड़ा और क्षण मात्र में उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर उसने शहजादी से विस्तार पूर्वक उसका हाल पूछा और उसे एक घोड़े पर बिठाकर राजधानी में ले आया। यंत्र वाले घोड़े को भी बादशाह के सेवक घसीटकर महल में ले गए। राजधानी पहुंचकर बादशाह ने शहजादी को एक अलग महल में रखा और उसकी सेवा के लिए कई सेवक। मुझे आशा है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। थर्ड पार्ट कमिंग सून। टेक केयर एंड बाय। Please subscribe my channel.